हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओसी थर्ड का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़ना होता है और एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। और आज हम लोग 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो को आज हम लोग कवर करेंगे। 2 मार्क्स का मतलब ये है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लॉन्ग वाले जितने भी क्वेश्चन बनते थे अपने यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक, टोटल क्वेश्चन विथ आंसर्स, ये सारी वीडियो हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं कवर किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग दोनों वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और वह दोनों वीडियो बहुत ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट होगी सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उस वीडियो में उस जो दोनों वीडियो आपके पांचों यूनिट कवर कर दिया गया है और उस पांचों यूनिट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही वहां पे पुटअप किया गया है और जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है वही वहां पे कवर भी किया गया है। तो इसलिए उस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो एग्जाम में मतलब एग्जाम अटेंड करने से पहले उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा, ताकि एग्जाम में आपका हेल्प हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर वाली वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपका डाउट बहुत अच्छे तरीके से, कम समय में ज्यादा नॉलेज, अच्छे तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाले कवर कर लेते हैं, तो इस तरह आपका जो पीओसी है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कब क्लियर होगा? जब आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड और ये जो 2 मार्क्स वाले ये यही आप 3 ही वीडियो अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, कंसंट्रेट माइंड से देखिए, तो ये बहुत अच्छे नंबर से आप लोग अपना जो पीयूसी थर्ड का एग्जाम है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस फार्मा में। तो चलिए हम लोग 2 मार्क्स वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, और वीडियो की स्टार्ट होने से पहले अगर आप सब वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और भी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम है वो सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर अभी तक नहीं पहुंच रही थी, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बाकी अभी हमारा गेस्ट पेपर वगैरह भी है ना, ये सारी वीडियो इस चैनल पर कवर होती है। आप कोई भी कुछ भी नहीं यहाँ पे छोड़ा जाता है, आपको फुल्ली और कंप्लीट सिलेबस मिलता है। ठीक है, और विदाउट एनी चार्ज यहाँ पे मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, और आपका कोई भी डाउट्स अगर होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम बोलते किसे हैं, बस यही आपको बता देना है। ठीक है, जो अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो 2 मार्क्स इजी वे में आप ला सकते हैं। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, अब इसको आइए हम लोग जानते हैं। इट इज ए पॉइंट वेयर द मॉलिक्यूल लुक द सेम इन ऑल अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये देखा जाए कि एक ऐसा बिंदु है, बिंदु का मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मॉलिक्यूल को किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे, मतलब अगर आप लोग देखेंगे ना तो दोनों तरफ समान एटम समान दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, समान एटम्स मतलब हमारे जो है ये नॉर्मली एटम्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर भी मिलेंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ऐसी बिंदु मतलब ऐसा पॉइंट जहां से मॉलिक्यूल किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो दोनों तरफ क्या है, इक्वल एटम और इक्वल डिस्टेंस पर मिले। मतलब इक्वल एटम और इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब सेम इन ऑल अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। दूसरी पॉइंट इसी में लिखा गया है, इट ऑल स्ट्रेट लाइन, अगर जो भी लाइन है वो अगर स्ट्रेट है, दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब क्या है, उसको हम लोग क्या है मॉलिक्यूल के सेंटर से ड्रा करेंगे। मीट आइडेंटिकली एटम एट इक्वल डिस्टेंस, तो जो एटम्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे आके मिल जाएंगे उसी एक सेंटर पे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि दोनों तरफ क्या है इक्वल एटम्स और इक्वल डिस्टेंस पे आके सेंटर में वो मिल जाएंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। बस, तो आपका डाउट आई होप कि क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन मीसो कंपाउंड। ठीक है, अब ये मीसो कंपाउंड क्या होता है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये मीसो कंपाउंड होता क्या है, डिफाइन मीसो कंपाउंड विथ एग्जांपल। यहाँ पे आपको मीसो कंपाउंड बताना है और एग्जांपल के साथ बता देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो बहुत मतलब आप लोग केयरफुली और कंसंट्रेट माइंड से इसको कवर करिए।
मीसो कंपाउंड सबसे पहले तो ये जानिए, ये जो एग्जांपल मैं दिया हूँ मीसो टारटारिक एसिड का, यहाँ पे आप लोग जानेंगे ना, तो इसमें दो कायरल कंपाउंड है, या तो कायरल कार्बन, सॉरी कायरल कार्बन इसमें कम से कम दो हैं, एक यहाँ पे आपका है और दूसरा यहाँ पे है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप हमारे ऐड हुए हैं, एक तरफ समान ग्रुप नहीं ऐड है, इसलिए यहाँ पे दो ठो ऐड हुआ है। और उसी के बीच में हमारा इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पे ही ये सारी चीजें हुई हैं। और ये अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग मीसो कंपाउंड बोल देंगे। अब देखो यहाँ थियरी वही लिखा गया है जो मैं इस एग्जांपल में बताया आपको। ए मीसो कंपाउंड इज ए कंपाउंड दैट हैज टू और मोर कायरल कार्बन। मीसो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो या दो से अधिक कायरल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे में एक यहाँ और एक यहाँ प्रेजेंट है, कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, बट स्टिल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। और देखो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं, ठीक है, मतलब इनका लाइट से कुछ लेना देना नहीं रहता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इनके पास जो है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए ये इनएक्टिव होते हैं। और देखा जाए तो इसमें लगभग दो या दो से अधिक कायरल कार्बन एटम भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, ठीक है। ये थे हमारे मीसो कंपाउंड। अब आई होप कि आपका मीसो कंपाउंड भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वाला, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा माइंड लगा के, और वो जो माइंड आप लोग लगा रहे हैं ना, कंसंट्रेट माइंड लगाइए। अभी अगर इधर उधर आपका माइंड घूम रहा हो तो उसको लाइए अपने चैनल पे दीजिए, अपने फोन पर लगाइए, मतलब अपने टॉपिक पे लगाइए। डिफाइन डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म विथ एग्जांपल। ये डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एग्जांपल के साथ इसको बताना है। डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड में क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। जो भी कंपाउंड मिलेंगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेंगे, एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी आपको सेम दिखेगा। बट दियर स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, लेकिन जब वहीं आप उसका एक रीअरेंजमेंट उसका देखेंगे ना तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। एंड दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और अब जब दोनों को आप मिरर के सामने ले जाएंगे तो वो एक दूसरे के इमेज भी नहीं कॉपी कर पाएंगे, उन्हीं को बोल देंगे हम डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट पेज पे दिखेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं एग्जाम्पल नहीं क्लियर किया हूँ। अभी कमेंट जो भी एग्जाम्पल है अगर किसी को आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके उस कमेंट को पिन कर दीजिएगा, ताकि सब बच्चों का डाउट्स क्लियर हो सके। बाकी नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो एक तरफ आप सिस का कॉलम बनाइए, दूसरी तरफ ट्रांस आइसोमर का कॉलम बना लीजिए। अब उसके बाद दोनों को आप लोग बता दीजिए, और कुछ इस यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। इट इज पोलर। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सिस आइसोमर होते हैं ये पोलर होते हैं। पोलर मतलब जिसपे हमारा चार्ज कोई ना कोई प्रेजेंस होता है उसको हम लोग पोलर बोलते हैं। और वहीं ट्रांस आइसोमर की बात की जाए तो ये नॉट पोलर होते हैं, मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद सिस में आइए, इट हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह बहुत कम होता है, लोअर होता है, ठीक है। और ये जो ट्रांस आइसोमर है इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, और देखा जाए सिस आइसोमर का तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, और ट्रांस का इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो होता है, कम होता है। हाईली सॉल्युबल इन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट में ये ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, और ट्रांस आइसोमर जो है ये लेस सॉल्युबल होते हैं इनर्ट सॉल्वेंट में, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपका क्लियर हुआ। अब ये आपका दोनों का एग्जांपल है, सिस का एग्जांपल इधर है और ट्रांस का हमारा इधर। सिस का मतलब ऑलरेडी मैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि सिस का मतलब सेम होता है, यहाँ पे सेम दिख रहे हैं ऊपर नीचे, और ट्रांस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखें लॉन्ग वाली वीडियो, मैं उनसे कह ही रहा हूं कि लॉन्ग वाली वीडियो एक बार आप लोग जरूर देखिए, अपना कीमती समय निकाल के एक बार देखेंगे तो वहां पे बहुत हेल्प होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन ई एंड जेड आइसोमर विथ एग्जांपल। अब देखो जब आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो देखेंगे तो वहां ई जेड सिस्टम में पढ़ाया था ना, तो अगर वहां आप क्लियर कर ले होंगे तो यहाँ बहुत आराम से क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ई एंड जेड वाले में, अब ई क्या होता है, ई आइसोमर क्या होता है, जेड आइसोमर क्या होता है, इन्हीं दोनों में हमको डिफरेंस बता देना है। लोअर स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इसमें जो है हिंड्रेंस था वो बहुत कम होता है। हिंड्रेंस का मतलब, लोअर स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि जब मॉलिक्यूल के आसपास बल्कि ग्रुप कम होते हैं, बल्कि ग्रुप जब उसके आसपास
कम होते हैं और रिएक्शन करने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाता है। जाहिर सी बात है, जब बल्कि ग्रुप कम होंगे तो रिएक्शन करने के लिए उनको पूरा स्पेस मिल जाता है, तो उसे लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जानते हैं। तो ये ई आइसोमर के साथ होता है। जेड आइसोमर के साथ यही जो स्पेस कम हो जाता है, तो इसके साथ स्पेस कम का रिवर्स करके इसमें ज्यादा हो जाता है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब ई वाले सिस्टम में हैव लोअर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है इसमें ज्यादा होते हैं, और जेड वाले में हैव हायर डाइपोल मोमेंट, इसमें ज्यादा होता है इसमें कम होता है। ठीक है, हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ई आइसोमेर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और जेड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपका क्लियर हुआ। अब इसके दो एग्जांपल हैं, ई आइसोमेर के और जेड आइसोमेर के। ई आइसोमर का यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दिख रहा होगा और जेड के इधर है। ठीक है, सिस और ट्रांस का उधर आप लोग ने देखा होगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपका डाउट क्लियर है। अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि ये जो गेस्ट पेपर वगैरह आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन का वीडियो आप ही तक पहुंचे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है साइक्लोहेक्सेन के लिए, इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होता क्या है। देयर आर 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, उन्हीं की बात किया जा रहा है। ठीक है, जब किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन होने से अलग अलग शेप बनती है, ठीक है, तो इसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर बात यहां पे मैं लिखा हूं कि जब किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन होने से अलग अलग शेप बनता है तो इसी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया ना कि ये जब रोटेशन हुआ तो चेयर फॉर्म लिया, इसका रोटेशन हुआ तो बोट फॉर्म है, और ये ट्विस्ट बोट फॉर्म आया और ये हाफ चेयर फॉर्म आया। ठीक है, ये रोटेशन की वजह से ही आए हैं। तो यही 4 होते हैं 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का ये क्या है, 4 होते हैं, रोटेशन ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डाउट जो है आपके वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब सब में क्या है, आप लोग 6-6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बात आप या तो काउंट कर लीजिए या तो मैं बता ही रहा हूं, इसमें सब में 6-6 कार्बन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ एग्जांपल। ये अगर लॉन्ग वाली वीडियो देखे होंगे ना, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, 7 मार्क्स का भी पुटअप किया जाता है और 2 मार्क्स का भी पुटअप किया जाता है ना। तो अगर लॉन्ग वाली आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग किसे बोलते हैं, एग्जांपल के साथ बता देना है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये साइक्लिक केमिकल कंपाउंड, ये क्या होता है, एक साइक्लिक केमिकल कंपाउंड होता है इन विच द रिंग कंटेन एटलीस्ट 1 एटम। इसके रिंग में कम से कम एक एटम, मतलब ऐसा जानो कि कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम इसके रिंग में ऐड होता है। और वह क्या होता है हेट्रो एटम, हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर वगैरह कार्बन के साथ ये ऐड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि ये आपका पाइरोल है, ये फ्यूरान, ये थायोफेन है। सब जगह कार्बन कार्बन दिख रहा है, लेकिन एक प्लेस पे कार्बन को हटाकर हम लोग कोई अपना हेट्रो एटम एक कोई जोड़ देंगे, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या सल्फर जोड़ देंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग क्लोज। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा और ये रिंग बंद हो गई, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब आई होप कि अब आपका तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो अपना माइंड जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, तब जाके अभी क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, 8th वाला, गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पाइरोल, फ्यूरान एंड थायोफेन। तीनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर करना बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर आप एग्जैक्ट करते हैं तो 2 मार्क्स आप लोग इजी वे में गेन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है यम है ना कि यन, समझिएगा, थोड़ा सा इशूज हो गया यहाँ पे। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा क्या आपका पाइरॉल सबसे पहले रहेगा, रिएक्टिव ये ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद फ्यूरान रहेंगे, तब जाके हमारे थायोफेन रहेंगे। अपने माइंड में आप लोग इमेज के फॉर्म में दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। इमिडाजोल और इंडोल का आपको स्ट्रक्चर और यूज बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं आपके एग्जाम में। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे हेट्रो एटम 2 पोजीशन पे ऐड हुए हैं। और इसका जो यूज है, इमिडाजोल डेरिवेटिव आर यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन लाइक माइकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, etc। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन को किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो इसके डेरिवेटिव है जैसे कि माइकोनाजोल है, कीटाकोनाजोल है, ये सारी चीजें। सम इमिडाजोल डेरिवेटिव आर यूज टू ट्रीट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन लाइक मेट्रोनिडाजोल। अब क्या है, कुछ इमिडाजोल डेरिवेटिव ऐसे होते हैं जो कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, और वो जैसे आपके होते हैं मेट्रोनिडाजोल,
जो कि ये इस कैटेगरी की दवा सभी लोगों ने देखा होगा, जो कि कीड़ी मारने के लिए यूज किया जाता है ना, तो ये होते हैं हमारे प्रोटोजोआ इन्फेक्शन को किल करने के लिए मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ आई होप। अब इंडोल की बात कर लेते हैं। ये इंडोल क्या होता है, ठीक है। इंडोल भी अपने आप में इंपॉर्टेंस ही है, ऐसा जानो। इंडोल का ये फिगर है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, 2 रिंग यहाँ पे फ्यूज की गई हैं और लास्ट में हमारा हेटेरोएटम इसमें भी ऐड हुआ है, ठीक है। यूजेज की बात करें तो सम इंडोल डेरिवेटिव हैव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी लाइक इंडोमेथासिन। कुछ इंडोल डेरिवेटिव में ऐसा होता है, उनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इंडोमेथासिन। अब इंडोल डेरिवेटिव आर यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, और जो इंडोल डेरिवेटिव होते हैं इसका यूज हम लोग कभी कभी एंटी हाइपरटेंसिव में भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ ऑक्साजोल। ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर और यहाँ पे यूज बता देना है और कुछ नहीं करना है। अब ऑक्साजोल का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर वे में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे ये जो एन नहीं है एम है, आप लोग मैं बार बार कर रहा हूँ, ये एम है, ठीक है। यूजेज की बात करें तो ऑक्साजोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये जो ऑक्साजोल है ये भी एक देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। उसके बाद सम ऑक्साजोल डेरिवेटिव आर यूज्ड इन मसल रिलैक्सेंट। कुछ ऑक्साजोल डेरिवेटिव ऐसे हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट में भी इसका यूज किया जाता है। जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ड्रग्स आएंगे जोल कैटेगरी के, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 हेटेरोएटम। 2 हेटेरोएटम ऐसे मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाइए जो अपने साथ 2 हेटेरोएटम कम से कम रखें। तो 2 हेटेरोएटम आपका एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो ये इमिडाजोल हो गया, और एक यहाँ, तो ये ऑक्साजोल हो गया। बहुत आसान तरीका है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आप लोग पढ़े हैं अच्छे तरीके से, तो 2 नहीं आप लोग 5 भी लिख सकते हैं। अगर 2 पूछा है तो 2 ही लिखिए, ज़्यादा एडवांस बनने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं हम लोग, 12th वाला। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज होते हैं उन्हीं का नाम लिख देना है। तो द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन इज ZnHD विद Cl। Cl के साथ ZnHD हमारा यूज हो रहा था। आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन कवर कराया गया है, ठीक है। तो वही उसी लॉन्ग में से ही हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको लॉन्ग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो भी डाउट्स है वो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जिंक अमलगम भी कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारा यूज किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 13 का, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हुए हैं यही बता देना है। अब यहाँ पे आप देख ही रहेंगे कि बेंजीन रिएक्ट कर रहा है Na या NH3 C2H5OH के प्रेजेंस में, तो हमारा 1,4 साइक्लोहेक्साडीन दे रहा है। यही हमारा बिर्च रिडक्शन है और कुछ नहीं है। इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, सभी को पता है कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इन विच एन एरोमेटिक रिंग बेंजीन इज रिड्यूस इनटू ए नॉन एरोमेटिक रिंग 1,4 साइक्लोहेक्साडीन। ये जो बेंजीन हमारी है एरोमेटिक रिंग, ये रिड्यूस हो रही है एक नॉन एरोमेटिक रिंग में, ठीक है, 1,4 साइक्लोहेक्साडीन में, बाय यूजिंग सोडियम या लिथियम एंड लिक्विड NH3 एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो कि क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें Na या Li है, ठीक है, और या तो लिक्विड NH3 है, वो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। और किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में, तब जाके कहीं ये बेंजीन जो 1,4 साइक्लोहेक्साडीन में रिड्यूस हो रहा है। एरोमेटिक से हमारा यहाँ पे लिखा गया ना, एरोमेटिक रिंग इज रिड्यूस इनटू ए नॉन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में, मतलब बेंजीन एरोमेटिक और 1,4 साइक्लोहेक्साडीन नॉन एरोमेटिक में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो देखा जाए जो ये 2 मार्क्स वाले हैं आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। बाकी आप अपने एग्जाम में अच्छा कुछ करके आएंगे। इसके पहले वाला मैं बता रहा हूँ लॉन्ग वाली वीडियो आप लोग जरूर कवर करें, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सके। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करें, ताकि नोट्स वगैरह आपको आसानी से मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का मतलब ये है, और भी सब्जेक्ट मतलब अभी आपकी इसके गेस्ट पेपर बचे हैं ना, तो मिलते हैं हम आपसे गेस्ट पेपर में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।